हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, उत्पादन के 4 साधन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने फैक्टर प्राइसिंग थ्योरीज के अंतर्गत लैंड के प्राइस या लैंड के सर्विसेज के बदले में जो भुगतान किया जाता है, जिसको हम रेंट कहते हैं, उसके डिटर्मिनेशन से रिलेटेड थ्योरीज डिस्कस की। इसी प्रकार से जो लेबर है उसके रिवार्ड या लेबर की सर्विसेज के बदले में किए जाने वाले भुगतान, जिसको हम वेजेस कहते हैं, उनके डिटर्मिनेशन से रिलेटेड थ्योरीज डिस्कस की। इसी तरीके से कैपिटल की सर्विसेज के बदले में जो रिवार्ड दिया जाता है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसके डिटर्मिनेशन से रिलेटेड अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो हमने डिस्कस की हैं। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो उत्पादन के बाकी साधनों को, बाकी तीनों साधन लैंड, लेबर और कैपिटल को एक इकट्ठा करता है, एक जगह लाता है, उनसे प्रोडक्शन प्रोसेस का काम शुरू करवाता है और इसके साथ साथ जो जोखिम है या जो रिस्क हैं उनको सहन करता है। और इस एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस के लिए उसे जो रिवार्ड मिलता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट क्या है और इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लाभ से हमारा क्या अभिप्राय है, लाभ को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, लाभ की परिभाषा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रोस यानी कुल प्रॉफिट जिसको हम कुल लाभ कहते हैं, और दूसरा नेट प्रॉफिट जिसको हम शुद्ध लाभ कहते हैं। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो प्रॉफिट है वो प्राइसेस में शामिल होता है, यानी जब प्राइस डिटरमाइन करती है कोई फर्म तो क्या प्रॉफिट को वो अपनी कॉस्ट का हिस्सा मानती है या नहीं मानती है। इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम किसी भी इकोनॉमी में प्रॉफिट के क्या फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में और हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रॉफिट से हमारा क्या अभिप्राय है, व्हाट इज प्रॉफिट। आम बोलचाल की भाषा में प्रॉफिट का जो मीनिंग है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। यानी जब हम लाभ शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम लाभ शब्द बोलते हैं, तो उसका मीनिंग जो है एक बिजनेसमैन के लिए अलग होता है। अगर एक अकाउंटेंट है उसके लिए प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग अलग है। जो नीति निर्धारक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग अलग है। वर्कर्स जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग मीनिंग होता है, और जब अर्थशास्त्री प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए उसका अर्थ कुछ और होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लाभ है वो एक जेनरिक कंसेप्ट है और अलग अलग लोगों के लिए लाभ के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। और मीनिंग वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर एक लेमैन है, कोई जो आम जन है, वो प्रॉफिट से समझता है कि ये निवेशक को किया जाने वाला भुगतान है, यानी निवेशक को जो प्राप्त आय होती है उसको हम लाभ कहते हैं। अगर हम अकाउंटेंसी या अकाउंटेंट के हिसाब से देखते हैं तो लाभ का अर्थ है एक्सेस ऑफ रिवेन्यूज आफ्टर पेइंग ऑल कॉस्ट्स। यानी जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं, जो बाहर वालों को जो कॉस्ट हैं, वो सारी एक फर्म पे कर देती है, उसके बाद जो उसके पास बचता है, रेजिडुअल बचता है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट शब्द से हमारा मीनिंग अलग है। जब हम इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय प्योर प्रॉफिट या शुद्ध लाभ, इकोनॉमिक प्रॉफिट या आर्थिक लाभ। और जब हम केवल प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करते हैं इकोनॉमिक्स में, तब हमारा मीनिंग होता है कि प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड ऑल कॉस्ट, बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक टर्म में प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, तो हम एंटरप्रेन्योर के रिवार्ड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि क्योंकि उसको उत्पादन के सारे साधनों को इकट्ठा करना पड़ता है और इसके फलस्वरूप उसको जो इकोनॉमी की अनसर्टेनिटीज हैं, जो अनिश्चितताएं हैं और उनके साथ जो रिलेटेड रिस्क है, उसको सहन करना पड़ता है। इसके कारण उसे जो मिलता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जब प्रॉफिट शब्द का यूज करते हैं तो बेसिकली उनका अर्थ ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो उद्यमी है, जो उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करके उनसे काम करवाता है, तो उसके जो
प्योरली एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है उनके लिए जो भुगतान किया जाता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम केवल उसको एज ए प्योर प्रॉफिट लेते हैं, और प्योर प्रॉफिट में हम केवल उसके जो एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है, जो उद्यमी से रिलेटेड उसके काम हैं, उनके बदले में जो किया जाने वाला भुगतान है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉफिट क्या है, और अब हम कुछ प्रॉफिट की डेफिनेशंस देखते हैं। प्रोफेसर थॉमस एसी के अनुसार प्योर प्रॉफिट इज ए पेमेंट मेड एक्सक्लूसिवली फॉर बियरिंग रिस्क, यानी जो शुद्ध लाभ है, यहाँ हम इकोनॉमिक टर्म में जो लाभ है उसको डिफाइन कर रहे हैं। जो प्योर प्रॉफिट है वो पेमेंट है जो केवल रिस्क बियरिंग के लिए दी जाती है, यानी जोखिम वहन करने के लिए, क्योंकि उद्यमी को जोखिम सहन करना पड़ता है। जोखिम सहन करने के बदले में जो उसे रिवार्ड मिलता है उसको हम प्योर प्रॉफिट कहते हैं। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर का जो एसेंशियल फंक्शन है वो ये है कि उसको केवल वही परफॉर्म कर सकता है, यानी उद्यमी का काम केवल उद्यमी ही कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ एसेंशियल फंक्शंस हैं जो केवल उद्यमी के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब वो जो फंक्शंस हैं, जो समथिंग हम कहते हैं कि एसेंशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच ओनली ही कैन परफॉर्म। एंड व्हाट इज दिस समथिंग? ये जो समथिंग क्या है इसको डिफाइन करने की बजाय हम ये कहते हैं कि समथिंग क्या नहीं है। ये समथिंग टास्क ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, जो प्रबंधन का कार्य करता है वो नहीं है, उसके बदले में नहीं मिलता। उसके लिए मैनेजर्स को हायर किया जा सकता है, और इसी तरीके से कोई ऐसा फंक्शन जो एंटरप्रेन्योर आगे डेलीगेट कर सकता है, यानी अपने से नीचे वालों को डेलीगेट कर सकता है, उन सारे फंक्शन के लिए उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। यानी कोई भी फंक्शन जो वो मैनेजमेंट के काम के लिए करता है, या जिसके लिए वो मैनेजर्स को हायर कर सकता है, या अपने अधीन लोगों के पास जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों पर टाल सकते हैं, उन सारे फंक्शंस के ऊपर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब हमने सेकंड लाइन में जब कहा ना समथिंग, दैट समथिंग कैन नॉट बी टास्क ऑफ मैनेजमेंट, managers that can be hired for that task or any other function that entrepreneur can delegate। इनके अलावा जो entrepreneur के काम हैं उन पर उसको रिवार्ड मिलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, it is contended that entrepreneur receives a profit as reward for assuming final responsibility। अंतिम जो जिम्मेवारी है उसको वहन करने के लिए, उसको सहन करने के लिए, जिसको वो किसी दूसरे के कंधों पर नहीं डाल सकता, उसके बदले में जो उसे प्राप्त होता है वो प्योर प्रॉफिट है या लाभ है। तो ये बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड हम लाभ को डिफाइन करते हैं। उद्यमी जो है वो व्यवसाय को शुरू करवाता है और उसकी अंतिम जो जिम्मेवारी है वो लेता है, और इस अंतिम जिम्मेवारी के फलस्वरूप उसे बहुत सारे रिस्क और जो अनसर्टिनिटीज हैं वो सहन करनी पड़ती हैं। तो उसके बदले में जो उसे रिवार्ड प्राप्त होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसका बिजनेस में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इनोवेशंस भी आ सकता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं जिनके लिए उद्यमी को अवार्ड मिलता है उसको हम प्योर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी थॉमस एसी की। चलिए कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। जैकब ओसर के अनुसार प्रॉफिट इज द रेजिड्यू इनकम ऑफ द बिजनेस आफ्टर ऑल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट हैव बीन पेड। अब यहां ध्यान रखना कि जैकब ओसर के अनुसार जो लाभ है वो व्यवसाय की सभी बाहरी और आंतरिक मजदूरी, ब्याज और लगान देने के पश्चात जो बचता है। उत्पादन के 4 साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। उसने प्रॉफिट को डिफाइन किस तरीके से किया है कि जब उत्पादन के बाकी तीनों साधन, लेबर, लैंड एंड कैपिटल, उनको वेजेज, इंटरेस्ट और रेंट पे किए जा चुके हैं, उसके बाद जो वो बचता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। यहां ध्यान रखना, जब हम वेजेज, इंटरेस्ट एंड रेंट की बात करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों हैं, यानी बाहर वालों को देते हैं वो भी, और अगर खुद के साधन लगे हैं तो भी उनको भुगतान करने के बाद उद्यमी के पास जो बचता है उसको हम लाभ कहते हैं। तो इस तरीके से जो जैकब ओसर की डेफिनेशन है उसके अनुसार प्रॉफिट जो है रेजिडुअल अमाउंट है, जो टोटल रिटर्न, टोटल रिवेन्यू से प्राप्त होता है, वो जो बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको पे करने के बाद जो बचता है, जो एंटरप्रेन्योर के पास बच जाता है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ये जैकब ओसर की डेफिनेशन है। हेनरी गैरिसन की डेफिनेशन देखते हैं। हेनरी गैरिसन के अनुसार प्रॉफिट मे बी कंसिडर्ड ए रिवार्ड फॉर मेकिंग इनोवेशंस
ए रिवार्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एंड मार्केट इम्परफेक्शन। यानी लाभ, प्रोफेसर ग्रेसन के अनुसार लाभ नए आविष्कार लागू करने, जोखिम और अनिश्चितता सहन करने तथा बाजार की अपूर्णताओं का परिणाम हो सकता है। इस हिसाब से जो हेनरी ग्रेसन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से प्रॉफिट को जो है इनोवेशंस के लिए भी माना जा सकता है। जो इनोवेशन, शुम्पीटर की जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, रिवार्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज के लिए भी हो सकता है। और जो प्रॉफिट है वो इसके कारण भी उत्पन्न हो सकता है कि बाजार में अपूर्णताएं हैं, यानी कुछ मोनोपोली एलिमेंट हैं, उनके फलस्वरूप भी प्रॉफिट अराइज हो सकता है। तो इस तरीके से हेनरी ग्रेसन ने प्रॉफिट को डिफाइन किया है। उल्मर के अनुसार प्रॉफिट में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल कॉस्ट, जो बेसिकली हम लेते हैं टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट है, ऐसा प्रोफेसर उल्मर का मानना था। तो जो डेफिनेशन हमने ऊपर डिस्कस की हैं उनमें प्रॉफिट को या तो एज ए सरप्लस इनकम लिया गया है या प्रॉफिट को एज ए रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस लिया गया है। तो जो उद्यमी के काम हैं उनके लिए रिवार्ड मिलता है, उसको भी प्रॉफिट को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। और प्रॉफिट को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि प्रॉफिट जो है वो एक सरप्लस इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाकी जो हैं उन सबको पे करने के बाद बचता है वो प्रॉफिट है। तो दो प्रकार की डेफिनेशन, देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डेफिनेशन, एक जो प्रॉफिट को सरप्लस इनकम समझती हैं और दूसरी जो प्रॉफिट को एज ए रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरल फंक्शन समझती हैं। तो ये जो कुछ डेफिनेशन है। अब जो प्रॉफिट होता है उसके दो मेजर डिस्टिंक्शन है, दो तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, या उसको जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उसमें हम ग्रोस प्रॉफिट की कंसेप्ट लेते हैं और नेट प्रॉफिट की कंसेप्ट लेते हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में जब हम प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करते हैं तो बेसिकली हम ग्रोस प्रॉफिट की शब्द का यूज कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि लाभ, तो तब हम ग्रोस प्रॉफिट, जिसको हम बिजनेस प्रॉफिट भी कहते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं। एक उद्यमी को कुल जो लागत हैं उनके पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसको हम ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रॉफिट ए बिजनेस makes after deducting the cost associated with making and selling its product। यानी अपने उत्पादन को बनाने के लिए और उसको बेचने के लिए, और कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फर्म्स, उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट हैं, इनको सहन करने के बाद जो बचता है बिजनेस के पास उसको हम बिजनेस प्रॉफिट कहते हैं। मान लो एक बिजनेस है, उसने 20,000 रुपये किसी प्रोडक्ट के ऊपर अर्न किया है या एक महीने में अर्न किया है उसने, और उसने जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसी को 5,000, किसी को 3,000 और किसी को 4,000 की पेमेंट की है, 12,000 हो गई। तो बाकी जो बच गया 8,000 वो उसका प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है, जो ग्रोस प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट है, इसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यहां ध्यान देना, जब हम ग्रोस प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें टोटल रिवेन्यू, जो फर्म ने कुल अपना सामान बेच के कुल आय जो प्राप्त की है उसको हम टोटल रिवेन्यू कहते हैं, कुल आय या कुल आगम। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जो स्पष्ट लागतें हैं। अब स्पष्ट लागतें कौन सी हैं? जो बाहर वालों को भुगतान की जाती हैं। जैसे बाहर से अगर लेबर की सर्विसेज ली हैं, बाहर से रॉ मटेरियल लिया है, या अगर फैक्टर की सेंस में देखें तो बाहर से जो कैपिटल ली है, या बाहर से कोई लैंड हायर की है, यानी बाहर वालों को जो भुगतान किया जाता है, टोटल रिवेन्यू में से अगर उसको घटा देते हैं तो जो बाकी बचता है उसको हम ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इसको हम बिजनेस प्रॉफिट भी कहते हैं। इसके विपरीत, ये ग्रोस प्रॉफिट था, इसके विपरीत जो नेट प्रॉफिट या इनकम प्रॉफिट है वो किस तरीके से निकालते हैं हम? इट रेफर्स टू ए प्रॉफिट ए बिजनेस मेक्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट्स, दैट इज एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम टोटल रिवेन्यू। यानी जो नेट प्रॉफिट है या इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसमें हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब कॉस्ट दो तरीके की होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हम बाहर वालों को भुगतान करते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो फर्म अपने खुद के साधनों के लिए भुगतान करती है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, यानी निहित लागतें और स्पष्ट लागतें। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम स्पष्ट लागतें कहते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम निहित लागतें कहते हैं। अब इन निहित लागतों में क्या क्या चीज शामिल है? देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर अपने
जो उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म में अपने खुद के लैंड, लेबर या कैपिटल को यूज करता है, तो जो खुद का उसका खुद का लगा हुआ लेबर है, मान लो 4 बंदे हैं परिवार में और 3 व्यक्ति वहीं पर काम कर रहे हैं, तो खुद का जो बंदा काम कर रहे हैं, खुद का जो लेबर वो यूज कर रहा है, उसके लिए जो कॉस्ट पे करता है वो खुद की भूमि वो यूज करता है, खुद की पूंजी यूज करता है, तो उनको लिए किया जाने वाला भुगतान भी जब हम टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर देते हैं, जो बाकी बचता है उसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। बेसिकली जब हम खुद के साधनों की इम्प्लिसिट कॉस्ट काउंट करते हैं तो बेसिकली वो उन साधनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर वो खुद की बिजनेस में उन साधनों को नहीं लगाता तो दूसरी जगह वो साधन क्या अर्न कर रहे होते, उस कॉस्ट को हम जोड़ के टोटल कॉस्ट में शामिल करते हैं और उसको टोटल रेवेन्यू में से घटाते हैं, तो हमें जो बचता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम ग्रोस प्रॉफिट से भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर ग्रोस प्रॉफिट में से हम इम्प्लिसिट कॉस्ट घटा दें तो वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट बच जाता है। अब हमने ग्रोस प्रॉफिट को डिफाइन किया और हमने नेट प्रॉफिट को भी डिफाइन किया। अब हम देखते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट? इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर ओन कैपिटल। ध्यान रखिए, ग्रोस प्रॉफिट को हमने डिफाइन किया था टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहर वालों को किया गया भुगतान। स्पष्ट लागतों को हमने निकाला था, खुद की लागतों को नहीं निकाला था। इसका मतलब खुद की लागतों का जो रिटर्न है वो उसके प्रॉफिट में शामिल है। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट को मापते हैं, तो यानी प्रॉफिट को ग्रोस तरीके से अगर हम मापते हैं, ग्रोस प्रॉफिट के रूप में प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर उद्यमी की खुद की भूमि लगी हुई है, इज ओन कैपिटल, जैसा कि मैंने बताया था, ये ओन कैपिटल क्या हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर का खुद का लेबर, वेजेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स लेबर, यानी खुद की जो लेबर लगी है उसके लिए मजदूरी। इसके साथ रेंट और एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड, या उद्यमी की खुद की भूमि पर मिलने वाला लगान। ये ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट, वेजेज और रेंट हैं, ये सारे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में इनको डिफाइन करते हैं। यानी अगर ये खुद की बिजनेस में नहीं लगे होते तो क्या अर्न कर रहे होते, उनको हम जोड़ लेंगे। इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन चार्जेस, जब हम इस तरीके से ग्रोस प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं तो जो उसकी खुद की जो पूंजी लगी हुई है उस पूंजी की घिसावटी व्यय को हम प्रॉफिट में ही शामिल कर रहे होते हैं, अगर हम टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट के रूप में प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं तो। इसी तरीके से इंश्योरेंस चार्जेस, आपने इंश्योरेंस के लिए कुछ जो आपकी फर्म में जो सामान है उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस इंश्योरेंस के चार्जेस भी ग्रोस प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। इसके साथ जो प्योर प्रॉफिट उसको मिलता है, जो एंटरप्रेन्योरल फंक्शन के लिए उसका प्रॉफिट है, वो भी इसी में शामिल होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट हैं ग्रोस प्रॉफिट के। इसके विपरीत अगर हम नेट प्रॉफिट के कंपोनेंट्स देखते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है? उद्यमी को अपनी बिजनेस चलाने के लिए कुछ जोखिम सहन करने पड़ते हैं और इन जोखिम के बदले में जो उसे रिवार्ड मिलता है, उसे जो पुरस्कार मिलता है, उसको शुद्ध लाभ में, नेट प्रॉफिट में शामिल किया जाता है। इसी तरीके से रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी, उद्यमी को अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं को सहन करना पड़ता है, जैसे कि बाजार की दशाओं की अनिश्चितता। बाजार की दशाएं चेंज हो सकती हैं, कोई नए बजट के समय रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, सरकार नया कानून ला सकती है, उस जिस क्षेत्र में बिजनेस काम कर रही है वहाँ का जो लेबर मार्केट है उसकी अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है। इन सारी अनिश्चितताओं के कारण जो उद्यमी को सहन करनी पड़ती हैं, उसके लिए जो पुरस्कार मिलता है वो भी नेट प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिवार्ड फॉर एबिलिटी, यानी जब उद्यमी अलग अलग साधनों को काम पे लगाता है तो कितना एफिशिएंटली वो उनको रन करता है, उसकी योग्यता के आधार पर जो रिवार्ड मिलता है उसको हम योग्यता के पुरस्कार के रूप में जानते हैं और वो भी नेट प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इसके बाद मोनोपोली गेन्स, कई बार जो बाजार है वो अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण होने का अर्थ है कि बाजार में कुछ हद तक एकाधिकारी शक्तियां होती हैं, मोनोपोलीज एलिमेंट होते हैं बाजार में, तो उसके कारण जो उद्यमी है वो अपनी वस्तु की कीमत अधिक प्राप्त कर सकता है। उसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो मोनोपोली है उस वस्तु की पूर्ति के लिए, इसलिए उसको जो गेन्स होंगे वो नेट प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। या मार्केट में फैक्टर मार्केट्स में, लेबर मार्केट में या कैपिटल में कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो उत्पादन के साधनों को कम पुरस्कार दे सकता है, इस प्रकार से भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसको हम मोनोपोली गेन्स कहते हैं।
इसके साथ साथ अगर कोई विंडफॉल गेन्स हैं, विंडफॉल गेन से हमारा क्या अभिप्राय है कि जैसे अचानक बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग गई तो हीटर की डिमांड बढ़ सकती है, अचानक बढ़ जाए, या कई बार अगर युद्ध छिड़ जाता है तो उसके फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी उसका जो स्टॉक में सामान रखा था वही बहुत महंगा हो गया है, तो उसके कारण उसको विंडफॉल गेन्स प्राप्त हो सकते हैं। ये युद्ध छिड़ने के कारण या कोई दूसरी आपत्ति आने के कारण किसी वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो उसके कारण जो उसे लाभ मिलते हैं उनको हम विंडफॉल गेन्स कहते हैं, या जिसको हम आकस्मिक लाभ भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशन करता है, यानी जब कोई उद्यमी नया आविष्कार करता है, जब हम नए आविष्कार की बात करते हैं तो ये इन्वेंशन नहीं है, ये इनोवेशन है, नव परिवर्तन करता है। नव परिवर्तन से हमारा क्या अभिप्राय है, ऐसे जो भी चेंजेज जो लागत को कम करें या कीमत को बढ़ाएं या मांग को बढ़ाएं, उनको हम इनोवेशन कहते हैं। तो रिवार्ड फॉर इनोवेशन भी उद्यमी को प्राप्त होता है। ये जो सारे कंपोनेंट है ये नेट प्रॉफिट के कंपोनेंट हैं, यानी शुद्ध लाभ के कंपोनेंट हैं। तो इस तरीके से हम ग्रोस प्रॉफिट के कंपोनेंट और नेट प्रॉफिट के जो कंपोनेंट है वो हमने डिफाइन किए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं वो बिजनेस की टोटल अर्निंग्स को रेफर करते हैं, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो टोटल अर्निंग को करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम किस तरीके से निकालते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो सकती हैं और ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो रिवेन्यू प्राप्त हुआ उसमें से अगर हम बाहर के लोगों को किए जाने वाला भुगतान निकाल दें, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है और ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो जो हमारा रिटर्न बचता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म बाहर के लोगों को अपनी उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है उसके बदले में जो भुगतान करता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो उद्यमी बाहर से जो लेबर, मटेरियल, प्लांट, एडवर्टाइजमेंट या मशीनरी हायर करता है उसके बदले में भुगतान करता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट को अगर हम डिफाइन करें तो टोटल रिवेन्यू माइनस बाहर के लोगों को किया जाने वाला भुगतान किसके रूप में हो सकता है, वो वेजेस के रूप में हो सकता है, वो रेंट के रूप में हो सकता है, वो इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, और वो मटेरियल की पेमेंट के रूप में भी हो सकता है। तो टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट वुड बी अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे टोटल रिवेन्यू, टी आर टोटल रिवेन्यू है, डब्ल्यू वेजेज एंड सैलरीज है, आर रेंट है, आई इंटरेस्ट है और एम जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब जैसा कि हमने डिफाइन किया था, इकोनॉमिक प्रॉफिट में बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागतें और निहित लागतें दोनों शामिल होती हैं। निहित लागतें वो लागतें होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर अपने साधनों को कहीं दूसरी जगह बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में प्रयोग करके प्राप्त कर सकता था, वो उसको छोड़नी पड़ती हैं। उन लागतों को हम इम्प्लिसिट या निहित लागतें कहते हैं। उनको कई बार हम अवसर लागत भी कह सकते हैं, जैसे कि खुद की भूमि पर मिलने वाला लगान, खुद के जो प्रबंध के कारण जो खुद का मैनेजरियल फंक्शन है उसकी जो सैलरी उसको मिलती, ठीक है, या अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है उसके बदले में उसे जो मिलता उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये थी अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंतर। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रॉफिट प्राइस में शामिल होता है। डज प्रॉफिट एंटर इनटू प्राइसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर का प्राइस है, एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन का प्राइस है। तो जब उत्पादन के बाकी तीनों साधन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनको जो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लागत में जोड़ते हैं, और लागत में जोड़ने के बाद उसी हिसाब से हम कीमत को डिफाइन करते हैं, प्राइस को डिफाइन करते हैं। जब हम प्राइस डिटरमाइन करती है कोई फर्म अपनी वस्तु को बेचने के लिए, तो वो अपनी लागत के हिसाब से डिफाइन करती है, और वो अपनी लागत में लैंड के रिवार्ड को भी जोड़ती है, लेबर के रिवार्ड को भी जोड़ती है और कैपिटल के रिवार्ड को भी जोड़ती है। लेकिन क्या एंटरप्रेन्योर को अपना रिवार्ड भी ऐड करना चाहिए, जो प्रॉफिट है उसको भी क्या ऐड करना चाहिए? ये बेसिक क्वेश्चन है कि क्या प्रॉफिट जो है वो प्राइस के अंदर शामिल होता है या नहीं होता। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। बेसिकली जो प्रॉफिट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है और दूसरा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का अर्थ ये हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर काम करता है उसके जो लाभ उसको मिलना चाहिए, वो अपने एंटरप्रेन्योर फंक्शन की जो रिटर्न्स हैं उसको अगर
वो कॉस्ट में जोड़ देता है। जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट जब ड्राइव करते हैं, जैसे अलग अलग मार्केट में हमने डिस्कस किया था, तो जो हमारी कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, उस एवरेज कॉस्ट में हम केवल लैंड, लेबर और कैपिटल की लागत को नहीं जोड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर की लागत को भी जोड़ लेते हैं। तो उस अवस्था में जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, उसको हम कॉस्ट का एक हिस्सा मानते हैं। और जब हम उसने कॉस्ट का एक हिस्सा मान लिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो प्राइस में इंटर होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी तरीके से एक कॉस्ट का कंसेप्ट है, जिसको हम एवरेज कॉस्ट में जोड़ लेते हैं। जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा रिकवर हो रहा है। लेकिन अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जिनको हम असामान्य लाभ कहते हैं। असामान्य लाभ जो उद्यमी के फंक्शन है, जैसे कि वो अनिश्चितता को कितना कम कर पाता है, एकाधिकारी स्थिति का कितना अधिक लाभ उठा सकता है, उसके जो विंडफॉल गेन्स हैं उनके कारण उत्पन्न होता है, उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये क्योंकि कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते हैं और ये कॉस्ट का नहीं हिस्सा नहीं होते हैं, तो इसलिए ये उस वस्तु की कीमत में शामिल नहीं होते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो होते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, और अगर कॉस्ट का पार्ट नहीं है तो वो उस वस्तु की कीमत में भी शामिल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट क्या प्राइस में इंटर होता है या नहीं होता, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के किसी अर्थव्यवस्था में क्या कार्य हैं, लाभ के कार्य क्या हैं, व्हाट फंक्शन डज प्रॉफिट डू। तो यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी फर्म के लिए, पूंजी निर्माण के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लाभों का होना जरूरी है। अगर किसी फर्म को लंबे समय तक चलना है तो उसके लाभ होने जरूरी है। अगर उसके लाभ नहीं होंगे तो वो फर्म जो है या जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी लंबे समय तक रन नहीं कर सकता। उसकी आर्थिक शक्ति के लिए लाभों का होना जरूरी है। प्रोफेसर पीटर ड्रकर ने लाभ के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं। पहला, लाभ या जो प्रॉफिट है, इट इज ए टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी लाभ जो है किसी फर्म के उपलब्धि के स्तर को दिखाता है। यानी अगर किसी फर्म के लाभ ज्यादा हैं तो हम ये मानते हैं कि वो फर्म जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब उसका जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है, वो एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इसी के कारण उस फर्म को लाभ ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब हम किसी परफॉर्मेंस को लाभ के द्वारा देखते हैं। अगर उसे लाभ ज्यादा मिलते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस सही है, और अगर लाभ सही नहीं है तो उसको हम कहते हैं, लाभ अगर उससे नहीं प्राप्त होते हैं या लाभ कम हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है। तो इसका मतलब लाभ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी भी फर्म के परफॉर्मेंस को या उसके प्रबंधन की क्षमता को मापने का एक हथियार होता है, एक जरिया होता है, एक टूल होता है। ठीक है, पहला फंक्शन तो उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया एड टू इंश्योर फ्यूचर कैपिटल, यानी जो लाभ है वो पूंजी की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करता है। यानी जो फर्म है वो ये इंश्योर करती है लाभ के द्वारा कि भविष्य में उसके पास जो अलग अलग पर्पजेज हैं, जैसे कि इन्वेंशन का, इनोवेशन का पर्पज हो सकता है, एक्सपेंशन का हो सकता है, फर्म अपना आकार बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए अगर फर्म लाभ प्राप्त करती है तो वो आसानी से कर सकती है। अगर फर्म अपने व्यवसाय का नवीनीकरण कराना चाहती है, इनोवेशन करना चाहती है, नए परिवर्तन करना चाहती है, नव परिवर्तन लाना चाहती है, तो उस केस में अगर उसके फर्म के लाभ ज्यादा हैं तो वो उसको इंश्योर करते हैं। यानी जो लाभ हैं वो पूंजी की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, उसमें हमारी सहायता देते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ कवरिंग कॉस्ट, जो लाभ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को अलग प्रकार, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, एक मशीनरी जो है पुरानी हो गई उसको हमें चेंज करना है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, टेक्निकल कॉस्ट है, कॉस्ट रिलेटेड टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हैं। अचानक जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जोखिम आते हैं या अनिश्चितताएं आती हैं, उनके फलस्वरूप फर्म को कुछ लागत सहन करनी पड़ती है। अगर फर्म काफी अधिक मात्रा में लाभ कमा रही होती है तो वो इन कॉस्ट को आसानी से कवर कर सकती है और वो अपनी बिजनेस को बनाए रख सकती है। इट कैन सर्वाइव इन द बिजनेस, अदरवाइज अगर उसके प्रॉफिट्स नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ कवरिंग कॉस्ट के हिसाब से भी फंक्शन ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लाभ के दूसरे और अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं। प्रॉफिट जो होते हैं वो किसी भी फर्म को इस योग्य बनाते हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर सके।
यानी अनुसंधान और विकास पर खर्च कर सके, जो उसके प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है। अगर बाजार में उसे कॉम्पिटिटिव बना रहना है तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D कहते हैं, उस पर खर्च करना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। इसी तरीके से फर्म अगर प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है, लाभ के रूप में जो भुगतान है वो ज़्यादा कर सकती है। तो इसके फलस्वरूप फर्म जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो फर्म का जो विकास है, जो उसकी ग्रोथ है, वो तेज़ी से हो पाएगी। इसके साथ ही प्रॉफिट्स जो हैं इकोनॉमीज के लिए भी हेल्पफुल हैं। अगर फर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमा रही होंगी तो जो टैक्स मिलेगा एक किसी कंट्री को, टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। और टैक्स अगर उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो वो सोशल वेलफेयर के कामों पे खर्च कर सकती है। और कुछ एडवर्स सिचुएशन आती हैं जैसे रिसेशन और इन्फ्लेशन वगैरह आता है, उसको कोई जो इकोनॉमी है वो अच्छे से मैनेज कर सकती है। इसके साथ साथ वो जो है बिजनेस प्रॉफिट हाई होने के कारण सरकार का टैक्स बढ़ सकता है, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया, और उसके कारण उसके रिवेन्यू बढ़ने के फलस्वरूप वो सोशल सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर सकती है। आइए अब हम प्रॉफिट्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है स्टेट द कंसेप्ट ऑफ ग्रोस, नेट एंड नॉर्मल प्रॉफिट की कंसेप्ट को डिफाइन करना हो सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट्स इन एन इकोनॉमी। एक और फंक्शन हो सकता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रॉफिट, डज प्रॉफिट इंटर्स इनटू प्राइस। एक और क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इसके साथ साथ हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी देखते हैं ताकि हम अपने अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएं। पहला क्वेश्चन हो सकता है फॉर एन अकाउंटेंट प्रॉफिट मे बी डिफाइंड एज। एक अकाउंटेंट के लिए प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉर एन अकाउंटेंट प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो बाहर वालों को भुगतान किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दूसरा है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इनमें से नेट प्रॉफिट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट कलर वाला जो है ये आंसर होगा हमारा, यानी रिवार्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन लेबर। एंटरप्रेन्योर्स ऑन लेबर की जो रिवार्ड है वो नेट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट का हिस्सा है। नेट प्रॉफिट से के लिए उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हम केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही नहीं निकालते, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। आइए अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट डज नॉट इंटर इनटू प्राइसेस। जो सामान्य लाभ है वो कीमतों में शामिल नहीं होता। सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेज हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल के, यानी वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट, उसी तरीके से कॉस्ट का हिस्सा होते हैं और वो प्राइस में एंटर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू माइनस बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सही है गलत है? सही है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम दोनों तरीके के सारे कॉस्ट टोटल रिवेन्यू से माइनस करते हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो। चलिए एक और देखते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस आर इंक्लूडेड इन द प्योर प्रॉफिट। शुद्ध लाभ में इंश्योरेंस चार्जेस इंक्लूड किए जाते हैं। सही है या गलत है? इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो प्योर प्रॉफिट में शामिल होते हैं? नहीं होते। इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो माइनस हो जाते हैं जब हम प्योर प्रॉफिट को मापते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो प्योर प्रॉफिट में शामिल नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।